तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4। इसका नाम है द्विघात समीकरण। तो ये आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, इसकी परिचय क्लास होगी। इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि हमें अध्याय 4 में क्या क्या पढ़ना है, तो कितनी प्रश्नावली है और कौन से सूत्रों का उपयोग होना है, द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इन सब चीजों को डिटेल से हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सर्वोदय कोचिंग अकेडमी में। मेरा नाम है वैभव खरे। चलिए शुरू करते हैं आप। तो सबसे पहले अध्याय 4 द्विघात समीकरण, हम ये जानेंगे कि भाई द्विघात समीकरण क्या होता है। अब जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो चीज हमें पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है अब हम बताएंगे आप लोगों को। देखिए, इस अध्याय का नाम है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण होता है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर का मान 2 होता है, या फिर चर की घात 2 होती है। ठीक है, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। अब जैसे हम आपको उदाहरण के लिए बताएं कि भाई द्विघात समीकरण क्या होता है। देखो, जैसे चर की घात 2 होती है। अब चर क्या होते हैं, सबसे पहले हम आपको 3 स्थिति बता रहे हैं, आप इनमें से पहचानना कौन सा द्विघात समीकरण है। सबसे पहले ये देखिए, 2x² प्लस 4, या फिर 2x² प्लस 4x प्लस 3, या फिर 2x³ प्लस 4x² प्लस 3। अब आप लोग बताइए इनमें द्विघात समीकरण कौन सा होगा। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये तो समीकरण ही पूरा नहीं है, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, पहला वाला। अब दूसरा वाला है 2x² धन 4x धन 3, तो ये हो सकता है। उसके बाद है 2x³ धन 4x² धन 3, तो क्या ये हो सकता है। देखिए, हमारी परिभाषा क्या है कि एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। तो देखो, यहाँ पे चर की घात 2 है, और इस समीकरण में भी चर की घात 2 है, लेकिन दूसरे नंबर पर है। तो जिस समीकरण में पहली घात और सबसे बड़ी घात सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो, उसे हम कहते हैं क्या, द्विघात समीकरण। तो हमारा द्विघात समीकरण कौन सा वाला होगा, दूसरा नंबर का ये वाला हमारा द्विघात समीकरण है, और ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर, ये बात समझ में आई आप लोगों को। हमारा द्विघात समीकरण कौन सा है, 2x² प्लस 4x प्लस 3, ये होगा हमारा द्विघात समीकरण। अब इसके बाद इसकी एक और बात है कि हर द्विघात समीकरण में जब हम उसे हल करेंगे तो उसके कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। चाहे कोई सा आप द्विघात समीकरण हल कर लो, उसमें आपको मिलेंगे उसके 2 ही हल। ये बताएंगे हम आपको, जब द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो उसमें हम 2 हल आपको बताएंगे, ये ऐसे हल होते हैं इसके। ये तो हुई हमारी द्विघात समीकरण की परिभाषा। चलिए इसे लिख लेते हैं एक बार कि भाई द्विघात समीकरण क्या होता है, आप लोग भूल जाए, नोट कर लीजिएगा आप लोग। परिभाषा क्या होती है, तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद, या इसे हम कह सकते हैं समीकरण भी। समीकरण बहुपद दोनों एक चीज है, कह सकते हैं समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। और दूसरी बात हमने क्या नोट की थी कि हर द्विघात बहुपद के कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं। तो यहां वो भी लिख लेंगे कि हर द्विघात बहुपद के 2 हल होते हैं। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा और ये कि हर द्विघात बहुपद के 2 हल होते हैं, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोगों को पता हो गया होगा। ठीक है,
अब हम बात करेंगे, देखो द्विघात समीकरण तो हमारा हो गया है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप इसका मतलब होता है किस विधि में, किस सेंटेंस में हम द्विघात समीकरण को हमारे लिखते हैं। तो इसका मानक रूप भी हम बताएंगे। चलिए अब इसे हम हटा देते हैं। जब आप लोग शेयर बनाए तो ये सब उसमें लिख लेना और याद करने के लिए भी लिख लेना। तो अब हम बात करते हैं भाई द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि भाई द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है द्विघात समीकरण का क्या मानक रूप। ये है जीरो, ठीक है, बराबर जीरो। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। मतलब इस सेंटेंस में हम द्विघात समीकरण को लिखते हैं। अब यहाँ कहाँ पे कौन सी चीज होगी तो देखो, जहां पर ये ए बी और सी, ठीक है, जहां पर ये ए बी सी है, यहाँ पर हमारी आती है संख्याएं। संख्याएं जैसे एक दो तीन चार डैश डैश, ऐसी जो भी संख्या, जितनी संख्या होती है वो हमारी आती है ए बी और सी की जगह पर। अब इसके बाद एक्स और ये एक्स यहाँ लिखे हैं तो इनकी जगह पर तो क्या आते हैं चर, जो कि पहले से हैं। तो इनकी जगह पर हमारे चर आते हैं। चर मतलब अल्फाबेट ए बी सी डी, ये जो भी आते हैं चर हमारे इसकी जगह पर आते हैं। ठीक है, और ए बी सी इनकी जगह पर हमारी आती है संख्या, जैसे एक दो तीन चार और जितनी संख्या होती है वो ए बी सी की जगह पर आती है। अब इसे हम लिखते कैसे हैं संख्याओं के माध्यम से, तो वो चीज हम बताएंगे। तो जो हमने आप लोगों को पहला उदाहरण बताया था वो टू एक्स स्क्वायर वाला, उसी को हम यहाँ भी पुट कर देंगे। इसके एग्जाम्पल में भी उसी को ले लेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो वो हम यहाँ लिख लेंगे कि टू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस फोर एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। ये देखो बिल्कुल इसी के सेंटेंस में है। एक ही जगह पर दो है, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, बी की जगह पर चार है मतलब संख्या कोई भी, सी की जगह पर तीन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था बिल्कुल जैव का त्यों हम द्विघात समीकरण इसी मानक रूप में लिखते हैं। और हाँ एक बात और, कभी भी जब भी आप द्विघात समीकरण लिखें तो उसकी शुरुआत में कहा ये, यहाँ रफ में बता रहे हैं कि ए बराबर नहीं होता जीरो, मतलब ए के बराबर में कहीं जीरो नहीं होता, मतलब इस ए की जगह पर कभी जीरो नहीं रह सकता। और अगर आपको ऐसा कोई समीकरण दिखे जहां ए की जगह पर जीरो हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। ठीक है, ए की जगह पर कोई संख्या रहेगी या फिर कुछ नहीं रहेगा तो हम यहाँ एक मान सकते हैं। ऐसा हो सकता है, देखो अगर वहां पे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसे हम द्विघात समीकरण मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक्स है और इसकी गुणा में कोई संख्या नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी गुणा में एक है। लेकिन अगर ऐसा समीकरण हो जहां ए वाला भाग हो ही नहीं, सिर्फ वो बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो दो टॉपिक हम समझ लिए, एक समझ लिया द्विघात समीकरण क्या होता है और फिर उसके बाद इसके कितने हल होते हैं, और इसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो ये दो टॉपिक जो है हमने अभी समझ चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे टॉपिक पर कि इसे समीकरण को हल करने की कितनी विधि होती है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधि होती है, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होता है इसका द्विघात सूत्र। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों ने 9वीं क्लास में गुणनखंड विधि से सवालों को हल किया हो, और नहीं भी हो सकता भाई किसी किसी ने नहीं की होगी, है वो तो फिर भी नहीं करते लोग, और कुछ लोगों ने किए होंगे। चलिए, तो सवालों को हल करने की विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, तो यहाँ लिख लेते हैं हम द्विघात समीकरण को हल
करने की विधि। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधि होती है? 2 विधि होती है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है आपकी गुणनखंड विधि। सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है गुणनखंड विधि, और दूसरे नंबर पर आती है कौन सी? दूसरे नंबर पर हमारी आती है द्विघाती सूत्र। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा द्विघाती सूत्र। ये देखिए, तो इस समीकरण को हल करने मतलब द्विघात समीकरण जो होते हैं उन्हें हल करने की हमारी 2 विधि होती है। एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है द्विघाती सूत्र। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, तो ये जो हमारा 8 नंबर इतना हमने लिखा है इसे हम मिटा देते हैं। सिर्फ एक चीज को लिखेंगे, सबसे पहले हमें जो हल करना है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिखेंगे यहाँ पर गुणनखंड विधि। तो इससे हम सबसे पहले समीकरण को हल करके बताएंगे। और समीकरण को, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल हमने लिया 2x, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लिया, ठीक है, 2x² प्लस 4x+3 बराबर 0। ये समीकरण हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से सब कुछ समझ में आता जाए। ठीक है, और जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो इनसे बड़ी बड़ी संख्याओं को हल कर सकते हैं आप लोग। तो हमारा समीकरण हमने लिया है 2x² प्लस 4x+3। अब इसे हम कौन सी विधि से हल करेंगे? गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है आप लोग उत्तर रहे होंगे इस समीकरण से, है ना, कि भाई पहली बार भी यही समीकरण लिया, दूसरी बार भी यही समीकरण लिया, तीसरी बार भी समीकरण को लेंगे। क्या कुछ और समीकरण से हल नहीं हो सकते हैं? तो हल हो सकते हैं। चलिए हम समीकरण यहाँ बदल देंगे अब, ठीक है, ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि इस समीकरण को बहुत बार ले लिया है हम लोगों ने। तो अब इस समीकरण की जगह पर हम कोई और समीकरण ले लेंगे भाई। चलिए तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2x² माइनस 5x+3। अब तो खुश, चलिए ये हम समीकरण ले लिया 2x² माइनस 5x+3। अब इसे हम द्विघात समीकरण से हल करेंगे, मतलब गुणनखंड विधि से इसकी हल करेंगे। तो जब आप लोगों ने 9वीं कक्षा में, नहीं, जिसने जिन जिन लोगों ने भी 9वीं कक्षा में गुणनखंड विधि को पढ़ा हो, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा, चलिए यहाँ आपको पता चल जाएगा। तो फिर भी जिन लोगों ने यहाँ गुणनखंड विधि को पढ़ा हो तो उन्हें पता होगा जब हम ऐसी गुणनखंड विधि करते हैं तो बीच की संख्या को तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं मतलब ऐसी लाठी माठी नहीं मारते हैं, ऐसे तोड़ देते हैं, जिससे जब उसे हम फिर से जोड़े तो हमें यही संख्या प्राप्त हो। तो इस विधि को हल करने की हम एक आसान सी विधि बता देते हैं। आसान सी विधि क्या होगी कि हमें ये सबसे पहली संख्या 2x² और सबसे आखिरी संख्या यहाँ पर बराबर के आगे वाली 3, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो संख्या प्राप्त होगा, देखो करते हैं। सबसे पहले हम किसका गुणा करेंगे? 2x² गुणित 3। जब इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6x²। अब ये x² को हम छोड़ देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लेंगे यहाँ पर 6 और 6 के कर देंगे गुणनखंड। जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 3 6 आता है, फिर 3 एकम 3, यहाँ एक बचा, कुछ नहीं। अब क्या आ गया हमारा 2 और 3, ये दोनों हमारे 6 के गुणनखंड आ चुके हैं। अब इन्हें हम किस प्रकार से लिखें जिससे हमें -5x प्राप्त हो? तो इन्हें लिखने के लिए क्या करेंगे? माइनस का 2 ले लेंगे, माइनस का 3 ले लेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस का 5 हमारा आ जाएगा, और x वहां पर है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें माइनस के 5x मिल रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? -5x की जगह पर सबसे पहले तो 2x² ज्यों का त्यों, उसके बाद -5x को तोड़ने के लिए लिखेंगे -2x और -3x और धन के 3 बराबर 0। अब जब इस समीकरण को हम फिर से पहले जैसा करना चाहें तो कर सकते हैं। 2x², इन दोनों को जोड़ देंगे तो ज्यों का त्यों -5x आ जाएगा, +3 और बराबर 0। ये हमारे आ गए। अब हम क्या लेंगे? दोनों संख्याओं में से उभयनिष्ठ संख्या लेंगे। जैसे सबसे पहले 2x² माइनस 2x, इनको देखो यहाँ कौन सी उभयनिष्ठ संख्या मिलेगी? एक तो x है जो दोनों में है, 2 वो भी दोनों में है, तो यहाँ से हम उभयनिष्ठ लेंगे 2 और एक x ले लेंगे।
ठीक है, अब कोष्टक लगाएंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स का स्क्वायर था, दो एक्स थे, एक एक्स बाहर ले लिया, दो भी बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा सिर्फ एक्स। फिर माइनस लगेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है। इसके बाद यहाँ टू एक्स है, तो टू एक्स तो हम बाहर ले चुके हैं। जब टू एक्स का गुणा हम यहाँ एक में करेंगे तो फिर जो कहते हमें टू एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कोष्टक में लिख लिया एक्स माइनस वन, और हमें अगर पहले जैसा करना है तो इस टू एक्स का इस कोष्टक में गुणा कर देंगे, तो ये जो कहते हो जाएगा। कैसे, टू एक्स का एक्स में करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स का एक में करेंगे तो माइनस की टू एक्स, ये जो कहते हो जाएंगे, बात खत्म। इसके बाद अब इन दोनों में से हम ले लेंगे, सबसे पहले लिया था हमने इन दोनों में से, अब लेंगे हम इन दोनों में से, ये हटा देंगे वरना बटे की संख्या हो जाएगी। अब इन दोनों में से ओएनएस्ट क्या लेंगे, देखो दोनों तरफ तीन है, एक्स नहीं है, क्या है, तीन है, तो हम दोनों तरफ में से माइनस चिन्ह बीच में है, फिर तीन, ये हमने लिया ओएनएस्ट। अब कोष्टक लगाएंगे। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ से हमने तीन ले लिया, यहाँ बचा सिर्फ एक्स, तो एक्स लिख देंगे धन। अब यहाँ हम भले प्लस का चिन्ह लेकिन लगाएंगे हम माइनस का, क्योंकि जब माइनस का गुणा माइनस की संख्या में करेंगे तो फिर से क्या होगा, प्लस मिल जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ क्या है, तीन, तो तीन का गुणा किस में करेंगे, एक में करेंगे, तो एक यहाँ फिर से लिख दिया बराबर जीरो। अब अगर फिर से जो का करना है तो तीन का एक्स में करेंगे तो माइनस के तीन एक्स, फिर माइनस तीन का माइनस वन हो तो प्लस के थ्री, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ये हमने माइनस यहाँ से ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ दो कोष्टकों में एक्स माइनस वन है, तो इनमें से कोई भी एक कोष्टक रख लेंगे हम। हमारे पास हमने रख लिया एक्स माइनस वन वाला, ये कोष्टक रख लिया एक, और एक कोष्टक बनाएंगे हम उन संख्याओं से जो संख्या हमने ओएनएस्ट ली थी। कौन संख्या ओएनएस्ट ली थी, टू एक्स माइनस थ्री, ये हमने ओएनएस्ट ली थी, तो इनसे हमने एक कोष्टक बना लिया बराबर जीरो। अब इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे, एक साथ हल नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स माइनस वन को, तो x माइनस वन के बराबर हमने जीरो लगा दिया, यहाँ बड़ी सी लाइन खींच दी। उसके बाद इस साइड टू एक्स माइनस थ्री के बराबर में हमने जीरो लगा दिया। अब इन दोनों को अलग अलग हल कर देंगे हम। जब इसे हल करेंगे तो माइनस वन यहाँ माइनस का है, बराबर के उस साइड पक्षांतर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर वन। इसी प्रकार यहाँ से क्या है, टू एक्स, यहाँ माइनस थ्री है, जब बराबर के उस साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा थ्री, तो बराबर में थ्री। अब हमें एक्स का मान चाहिए, तो यहाँ एक्स के गुणा में दो है, जब दो को इस साइड पहुंचाएंगे तो भाग में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है, तो एक्स बराबर तीन बटे दो। ये देखो हमने पहले आपको बताया था कि किसी भी द्विघात बहुपद के दो हल होते हैं, तो यहाँ पर हमें दो हल मिल चुके हैं, एक हल ये है और एक हल ये है। तो ऐसी हमें गुणनखंड विधि करनी है। सबसे पहले कोई समीकरण होगा, उसमें से हमें बीच की संख्या जो जैसे हमने पाई रखी हम तोड़ा था, तो ऐसे आप उनकी इन दोनों को गुणा करके उसकी गुणनखंड निकाल के फिर उसे यहाँ पर लिख सकते हैं, तो हमारी बीच की संख्या टूट जाएगी अपने आप। फिर ओवरलिस्ट लेंगे, ओवरलिस्ट में से कोई भी दो संख्या दो कोष्टकों को बना कर यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इनके अलग अलग हल कर देंगे, तो हमें दो हल इसके प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद आती है हमारी द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र वाली विधि आती है। अब उससे कैसे हल करना है तो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सबसे सरल है नहीं है ना सरल, बहुत आसान विधि है। अरे भाई, अब करेंगे द्विघाती सूत्र। यहाँ लिखेंगे हम द्विघाती सूत्र, क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र लिखेंगे, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो हमें बुक में दिया है द्विघाती सूत्र, ऐसा सूत्र है जैसे हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो वो सूत्र है, क्या है वो सूत्र, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट फोर ए सी बटे में टू एक्स, तो डिब्बे में कर लेते हैं इसको अंदर, भागे नहीं कहीं ताकि, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट फोर ए सी बटे दो एक्स, हिंदी में पढ़े तो x बराबर माइनस के बी धन और ऋण के चिन्ह वर्गमूल चार ए सी बटे में दो एक्स। ठीक है, ये हमारा इसका सूत्र है। और सूत्र अब हम इस कोई भी एक समीकरण लेंगे और उसे हम यहाँ पर हल करेंगे। चलो तो हम पहले वाला समीकरण ले रहे हैं, और समीकरण को क्यों फालतू में हैरान करें। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, ये हमने ले लिया समीकरण। अब ये समीकरण
कैसा होना चाहिए, मानक रूप जैसा होना चाहिए। तो हमारा मानक रूप क्या लिखा था हमने, मानक रूप लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस थ्री बराबर 0। ये हमारा मानक रूप था। तो देखो, दो दो की जगह पर है, मतलब ए की जगह पर 2 है, एक्स स्क्वायर फिर बी की जगह पर -5 है, फिर सी की जगह पर 3 है। तो ये हमारे जो है एक मानक समीकरण की जैसा समीकरण है। अब इसे हम हल करेंगे। भाई ढक्कन कहाँ गया, हाँ मिल गया। चलो अब इसे हम हल करेंगे, ठीक है। तो इस सूत्र में बी की जगह पर बी का मान, ए की जगह पर ए का, सी की जगह पर सी का। तो यहाँ देखो ए की जगह पर कौन सा है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 किसकी जगह पर है, ए की जगह पर -5 किसकी जगह पर है, बी की जगह पर सी की जगह पर क्या है, 3 है। तो इन्हें हम उस समीकरण के हिसाब से जमा कर रख लेंगे। चलिए, तो यहाँ हम उसे हल करेंगे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में स्पेस बहुत कम है, हम बार बार कहते हैं। चलिए, तो जो है हमारा सूत्र, उस सूत्र को एक बार फिर से यहाँ लिखेंगे। क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट 4ac बटे 2x। अब x बराबर माइनस बी की जगह पर क्या है, माइनस के 5 है, तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह, फिर बी की जगह पर -5। तो कोष्टक में लिख देंगे माइनस का चिन्ह, माइनस की संख्या है, फिर प्लस माइनस, फिर रूट, फिर 4 की जगह पर 4, ए की जगह पर 2 को लिखेंगे तो बोले 2, फिर बोले सी की जगह पर 3 को लिखेंगे तो 3, फिर बटे में 2 लिखेंगे, और फिर 2 लिखेंगे बटे में। यहाँ एक्स नहीं आता है, सॉरी, यहाँ आता है 2a। क्या आता है, ए आता है यहाँ पर। तो ए की जगह पर फिर से 2 को लिख देंगे। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, गलती से मिस्टेक हो जाती है इतने बड़े सवालों में। तो यहाँ 2a है, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ दें, एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हमने मान यहाँ पर रख दिए हैं। अब जब इन्हें हल करेंगे, तो हल करेंगे जब, देखो कैसे हल करेंगे। तो एक्स बराबर, अब कोष्टक के बाहर माइनस है, कोष्टक के अंदर माइनस है, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ आएगा सिर्फ 5, फिर प्लस माइनस, फिर रूट, इसके अंदर की संख्या को गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 3 24, या फिर 3 दूनी 6, 6 चौको 24, कहीं से हल कर गुणा करें 24 ही आएगा। फिर बटे में क्या है, 2 दूनी 4, ये देखो बटे में हमारा है 2 दूनी 4। और इस सूत्र में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। अब वो मिस्टेक कहाँ हो रही है, आप लोग थोड़ा बुक में देख के बताएं। हाँ भाई, तो देखो यहाँ मिस्टेक हो रही है। इस सूत्र में हम फिर से आप लोगों को अभी सूत्र बताना पड़ेगा यार। गलत का काम ऐसा ही है, बिल्कुल थोड़ी सी मिस्टेक हुई और पूरा सवाल ले दे के गलत हो जाता है। तो हमारा सूत्र था, ये द्विघाती संख्या, ये भी मिट गया। तो हमारा सूत्र क्या था, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट माइनस के b का यहाँ स्क्वायर था, माइनस के b का यहाँ क्या था, स्क्वायर नहीं, माइनस के b, हाँ यहाँ प्लस के b का स्क्वायर था, फिर था यहाँ पर 4ac और बीच में माइनस का चिन्ह, सॉरी, हाँ बीच में क्या था, माइनस का चिन्ह। तो ये है हमारा सूत्र, माइनस b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे के 2a। ये है हमारा असली सूत्र। क्या है, ये हमारा असली सूत्र है। अब इसके हिसाब से हम समीकरण को हल करेंगे। अब भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हो जाती है, ठीक है, हम भी अभी पढ़ने वाले हैं, मैथ के विद्यार्थी। चलिए, तो हमारा समीकरण लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। सब रख देंगे। देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब सूत्र के हिसाब से रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर, सबसे पहले माइनस बी की जगह पर क्या है, 5 है, -5 है, लेकिन यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ का माइनस अलग, 5 का माइनस अलग, ये लिख दिया। इसके बाद प्लस माइनस के चिन्ह, यहाँ पर फिर रूट का चिन्ह, फिर बी बी स्क्वायर है, बी की जगह पर क्या है, -5 है, तो यहाँ कोष्टक लगाएंगे, -5 पे स्क्वायर चलाएंगे, फिर माइनस, फिर 4, ए की जगह पर क्या है, 2 है, 3 की जगह पर, सॉरी सी की जगह पर क्या है, 3 है, और बटे में 2,
एक की जगह पर क्या है, 2 है। तो x बराबर इसे हल करेंगे तो ये 5 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस का यहाँ माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 5। फिर प्लस माइनस रूट, तो ये देखो -5 है, इसका वर्ग है, जब इन लोगों को गुणा करेंगे इसका वर्ग होगा तो 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप लोगों ने किया होगा, कैसे यहाँ करके बता, देखो भाई ये -5 के यहाँ वर्ग है। अब जब इसे हल कर गुणा, देखो वर्ग का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या का 2 बार गुणा। तो -5 कोष्ठक में फिर गुणक -5। अब जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये 25 हो जाएगा, और जब माइनस माइनस तो ये हो जाएंगे क्या, प्लस हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ आ जाएंगे प्लस के 25। तो प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, 25 माइनस 4 दूनी 8 3 24 बटे में क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। अब और हल करेंगे तो x बराबर 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 आ जाएगा, 25 में 24 घटाएंगे 1 बचेगा, बटे में 4। चलिए अब एक बात और है, जब भी आपको रूट के अंदर 1 मिले तो उसका मान होता है 1 के बराबर। रूट के अंदर कोई अगर 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। तो यहाँ रूट के अंदर 1 है, इसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ दे करेंगे हम सवाल, ठीक है। गर्मी है भाई, तो क्या है हमारा x बराबर 5 प्लस माइनस, अब रूट 1 की जगह पर हम 1 को लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है रूट 1 के बराबर 1 होता है, बटे में क्या है 4। अब देखो इन दोनों को हमें दोनों प्रकार से हल करना है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगा है, तो एक बार प्लस लेके करेंगे, एक बार माइनस लेके करेंगे। तो देखो यहाँ लगते हैं, एक बार भाई प्लस लेके कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जब प्लस लेके करेंगे तो x बराबर सिर्फ प्लस लगाएंगे, 5 धन 1 बटे 4। तो क्या आ जाएगा, 5 और 1, 5 और 1 हो जाएंगे 6 बटे में 4, इनकी काटेंगे जब, 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो x बराबर हमारा क्या आएगा, 3/2। अब एक बार प्लस ले लिया, अब एक बार लेंगे माइनस, चलिए हम माइनस लिखेंगे। अब जब माइनस से करेंगे तो x बराबर 5 माइनस 1/4, तो क्या हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएंगे, x बराबर आएगा 1। तो देखो किसी भी बहुपद के चाहे हम कोई भी समीकरण, कोई भी सूत्र से हल करें, उसके 2 हल आते हैं। एक हल हमारा हो गया x बराबर 3/2, एक हल हो गया x बराबर 1। तो ये हो गया आपका द्विघाती सूत्र, ठीक है, ये हो गया आपका द्विघाती सूत्र। अब इसके बाद हमें पढ़ना है, इसकी कुछ और भी विधियां हैं जो कि अभी रह गई है। ये तो हमारा द्विघाती सूत्र हो गया, अब इसके बाद कुछ और विधियां भी है इसकी भाई, चलो वो भी पढ़ेंगे अब। तो अब बुक में और कौन कौन सी विधि है वो सबसे पहले देखेंगे हम। हाँ, तो अब बुक में एक विधि भी है, व्यतिकर विधि, यानी डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में गाओ होगा, हाँ हाँ डिस्क्रिमिनेट। और आप लोग बताना क्या कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं व्यतिकर विधि, हिंदी में कहते हैं व्यतिकर विधि या डिस्क्रिमिनेंट। और इंग्लिश का शब्द मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके सूत्र को हम डी से ही शो करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश शब्द बताना बहुत जरूरी था। अब तीसरी और लास्ट, तीसरी और लास्ट व्यतिकर विधि, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ भाई, तो अब हमारी क्या है यहाँ, व्यतिकर, सॉरी व्यतिकर विधि, और यहाँ के लिख सकते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या लिख सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, व्यतिकर, या फिर DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। तो व्यतिकर विधि हमारी है। अब व्यतिकर विधि में क्या होता है, तो व्यतिकर विधि में हम आपको बताएंगे कि व्यतिकर विधि में क्या होगा। देखो व्यतिकर विधि में 3 स्थितियां होती हैं, कितनी स्थिति, 3 स्थिति, कौन कौन सी वो भी बताएंगे हम, और उनको तुरंत हल करके बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी एक विधि होती है व्यतिकर विधि में, वो होती है डी, ये जो हमने चिन्ह बनाया अभी आप लोगों को पता नहीं हुआ, ये
ऐसा जो चलन होता है इसे कहते हैं हम क्या, जायदा। जायदा मतलब ये ज्यादा किसी भी चीज को जैसे हम इसमें क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है। देखो एक और चलन है ये, इसी तो कहते हैं इज लेस देन, इज लेस देन, इसे कहते हैं इज लेस देन। और इसे कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं अभी भूल गया हूँ सच में, ये याद नहीं आ रहा है ये वाला। लेकिन इसका अर्थ होता है कोई भी चीज ज्यादा होती है, और ये होती है लेस देन मतलब कोई भी चीज कम होती है। चलिए जब आपको याद आए, तो हमें तो याद नहीं आ रहा अभी, और बीच क्लास से हम जान नहीं सकते अभी। तो सबसे पहले हम लेंगे डी, ज्यादा है, डी का मान ज्यादा है जीरो से, अभी तो हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। और जब डी का मान जीरो से ज्यादा होता है, तो स्थिति होती है कि दो भिन्न जो है वो वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्नों के क्या, वास्तविक मूल होंगे। तो दो भिन्न के वास्तविक मूल हो। अब इसका मतलब क्या होता है, दो भिन्नों की जो संख्या है वो इसकी जो है इसका मान जीरो से बड़ा रहेगा। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे और उनकी संख्या संख्या होगी कोई भी, मतलब संख्या मतलब जीरो से बड़ी होती है वो संख्या, सिर्फ माइनस में नहीं होगी, प्लस में होगी, तो जीरो से वो बड़ी होगी। अब इसका सूत्र क्या है, तो देखो डिस्क्रिमिनेंट, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए, ये होता है इसका सूत्र। इसलिए हमने आपको इंग्लिश वाला शब्द बताया था, क्योंकि इसे हम डी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो डी स्क्वायर, डी बराबर माइनस बी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए टी, ये होता है इसका सूत्र। अब देखो पहली स्थिति को हम आपको हल करके बताएं कि भाई ये कैसे होती है। अगर डी ज्यादा हो जीरो से, डी बड़ा हो जीरो से, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब जो हमारा डी का मान आएगा वो जीरो से हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो इसे हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बताएंगे, ठीक है। और वो एग्जाम्पल हमारे क्या है, पहले जैसा, चलिए पहले जैसा ले लेते हैं एग्जाम्पल हमारा। एग्जाम्पल क्या लेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। चलिए हमने ले लिया। अब हम इसमें मान रखेंगे, हमारा सूत्र क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की जगह क्या है हमारा, पांच है, ए की जगह पर दो है, सी की जगह पर तीन है। अभी हमने पिछले सवालों में आपको बताया कैसे हम इनके मानों को व्यवस्थित करते हैं। चलिए मान लिखेंगे डी बराबर, बी की जगह पर क्या है माइनस के पांच, तो माइनस के पांच उनका स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह पर क्या है दो है, तो दो, और सी की जगह पर क्या है तीन है। तो डी बराबर माइनस पांच को क्या करेंगे, जब वर्ग हो जाएगा तो धन के 25 माइनस चार दूनी आठ और आठ 24, तो डी का मान आ गया हमारा एक, जो कि जीरो से बड़ा है। तो ये देखिए ये बात सिद्ध हो गई है कि जब डी मतलब डी जीरो से बड़ा हो, तो हमारे दो भिन्न हैं उनके वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो दो भिन्न क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। अब इसके बाद हमारी दूसरी स्थिति आती है, ये तो हो गई पहली स्थिति। अब दूसरी स्थिति क्या है भाई, अब दूसरी स्थिति है, हाँ, तो पहली स्थिति हमारी ये थी कि डी का मान जीरो। अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, डी बराबर होगा जीरो, मतलब डी का मान और जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर नहीं, ऐसे बराबर होता है, ठीक है। डी बराबर जीरो, तो दो बराबर मूल हो, मतलब जो भी हमारी संख्याएं आएंगी वो बराबर में आएंगी। जब उसके दो हल होते हैं, तो देखो द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, तो जब वो दो हल होंगे उनके, तो उन दोनों हलों की उत्तर जो है वो एक समान आएंगे। अभी अलग अलग आ रहे थे, अब एक समान आएंगे जब डी बराबर जीरो होता है। तो क्या होंगे, दो बराबर मूल होंगे, मतलब मूल मतलब हल होंगे, ठीक है, हल, दो बराबर मूल होंगे। तो देखो अब हम इसे इसे ही हम क्या करेंगे, व्यवस्थित आपको एग्जाम्पल की समझा देंगे। तो चलिए इसके लिए हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, वही उसी एग्जाम्पल को बार बार नहीं दोहराएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे कोई दूसरा एग्जाम्पल। चलिए इसके लिए हम लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बराबर जीरो। ये हमने इसके लिए आप एक एग्जाम्पल जो है ले लिया है। अब ये एग्जाम्पल, ठीक है।
वही हमारा सूत्र क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इन मानों की जगह पर व्यवस्थित कर देंगे, बी की जगह पर क्या है, -4 है, तो बराबर -4 इसका वर्ग -4, ए की जगह पर क्या कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, सी की जगह पर 4 है तो 4। अब देखो बराबर माइनस इसके वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 प्लस के माइनस, यहाँ भी 4 एकम 4 फिर 4 चौको 16, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 में से जब 16 घट जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, 0। जब 16 में 16 घट जाएगा 0 बचेगा। तो देखो हमने आपको कहा था कि जब डी बराबर 0 होगा तो दो बराबर मूल होंगे। अब बराबर मूल का मतलब होता है अगर इस समीकरण से अगर हम x का मान निकालें तो जैसे पहला मान 2 आएगा तो हमारा दूसरा मान भी 2 आएगा, मतलब दोनों हल इसके बराबर होंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम करेंगे हमारी तीसरी और आखिरी स्थिति। ठीक है, कौन सी, तीसरी और आखिरी। तो इसकी हमें करनी है अब तीसरी और आखिरी स्थिति। ठीक है, तो हमारी तीसरी और आखिरी स्थिति भाई क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और डी, और ये आएगा लेस देन वाला 0, मतलब जब डी का मान 0 से छोटा हो। तो जब भाई डी का मान 0 से छोटा होगा तब हमारी कौन सी स्थिति आएगी, देखो अभी तो आ रही थी हमारी और दूसरी स्थिति। अब जब लेकिन डी का मान भाई 0 से छोटा होगा, अभी तो हमने बराबर बड़ा मान निकाला, डी से बड़ा मान निकाला है। ठीक है, तो अब जब इसका हम करेंगे कि डी का मान 0 से छोटा हो तो यहाँ पर हमारी याद आएगी कि कोई भी वास्तविक जो है वो इसके मूल नहीं होंगे। यहाँ हम लिख भी देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, क्या लिख देंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि भाई इसके कोई भी जो है वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब और क्या कर सकते हैं इसमें, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेंगे हम। तो ये हमने लिया एक एग्जाम्पल। अब सबसे पहले हमने दूसरा एग्जाम्पल बदल दिया था, यहाँ भी हम एग्जाम्पल को बदल देंगे, बार बार उसी एग्जाम्पल को नहीं करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ये हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया। अब इसे हल कैसे करेंगे, उसी समीकरण मान रख के। चलिए हम हमारा जो सूत्र क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें जब मान रखेंगे तो बी की जगह पर क्या है, -4 है तो -4 इसका वर्ग -4, ए का मान 2, सी का मान 3, तो डी बराबर इसका क्या हो जाएगा 16 -4 दूनी 8, 8 3 24। तो जब 16 में से 24 घटाएंगे तो 24 बड़ी संख्या है, माइनस की है, तो यहाँ बचेगी माइनस की 8। डी बराबर -8, -8 मतलब 0 से छोटी संख्या, क्योंकि एक रेखा होती है बीच में 0 होता है, इस साइड प्लस वाली संख्याएं होती हैं और इस साइड माइनस वाली संख्याएं होती है। तो हमारी क्या आ रही है, -8 आ रहा है, मतलब 0 से छोटी संख्या है। और अगर 0 से छोटी संख्या हुई तो कोई भी वास्तविक मूल हमारे नहीं होंगे। मतलब अगर हमें कहें कि भाई इसका हल निकालना है तो इसके हम हल नहीं निकालेंगे, क्योंकि वास्तविक मूल नहीं है तो इसके हल आएगा ही नहीं, इसका हल नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा अध्याय 4 का परिचय। अब इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो आएंगे अध्याय इसकी प्रश्नवली पर 4.1, 4.2, 4.3, 3 प्रश्नवलियां हैं, तो उन्हें भी हम बाद में करेंगे। ठीक है।